हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। सेकंड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल। थर्ड है बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, और इसकी सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन डिससिमिलैरिटीज बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अपना मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है बच्चों, इसका कहना था, इन्होंने एक स्क्रू लिया, टाइट करते जैसे स्क्रू से देखा होगा आपने ना, इस तरीके से ऊपर से गोल गोल रहता है कसने के लिए पेंचकस के द्वारा। ठीक, इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ ऐसा ऐसा बना रहता है ना, ऐसे ऐसे। तो वो अब अगर हम उसको टाइट करेंगे तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है, जैसे अंगूठा ऐसे हम उसको धीरे धीरे टाइट करेंगे पेंचकस से, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम उसको टाइट करेंगे। ये राइट हैंड रूल, राइट हैंड हाथ है ये मेरा, ठीक, ये राइट हैंड है मेरा। तो देखिए, जैसे जैसे मैं इसको टाइट करूँगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे स्लो मोशन ऐसे ऐसे कर रहा हूँ टाइट, तो जो मेरा डायरेक्शन अंगूठा शो करेगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके से मेरा अंगूठा इस तरफ डायरेक्ट मतलब इस तरफ जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी। मतलब जो अंगूठे की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल के द्वारा। ठीक है बच्चों, ठीक, ये था पहला अपना रूल। फिर अपना दूसरा रूल आता है जिसका नाम है फ्लेमिंग लॉ है हमारा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप एक वायर लीजिए, इस तरीके से एक वायर ले लीजिएगा, देख पा रहे हैं ना सही से। एक ये वायर है पूरा का पूरा, एक कंडक्टिंग वायर, जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके आराम से, उसको हम कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने वायर लिया, अब ये पतला सा वायर रहेगा, और ये जो आप पकड़ के रखे हैं इसको, जो थंब है वो डायरेक्शन शो करेगा करंट की, मतलब ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन करेगा करंट की। थंब जो शो करेगा वो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब जो आपके ये उंगलियां हैं इस तरीके से हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से, तो जो दिख रही हैं मुड़ रही हैं, इसको अपन बोलेंगे कर्ल ऑफ फिंगर। मतलब ये जो इसका मतलब होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही है। ध्यान से देखिए, ये वायर हो गया, ये अपना हाथ है, मान लीजिए हाथ है, उंगलियां हैं इस तरीके से, इनके मुड़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनके मुड़ने से है, इस तरीके से ये डायरेक्शन शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है बच्चों, ये दो रूल थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए कि किस डायरेक्शन में है। पहला रूल क्या था, मैक्सवेल राइट रूल। अगर मैं एक वो नट रहता है जिसमें गोल गोल रहते हैं इसके गोले, इस तरीके से
और यहाँ से अपन उसको पेंचकस के द्वारा कसते हैं। तो जैसे जिसकी डायरेक्शन अंगूठे की तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये जो डायरेक्शन शो करेगा, अंगूठा जो डायरेक्शन शो करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और जो ये जो कर्ल हो रही हैं उंगलियां, इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। ठीक है बच्चों, ये दो मेन रूल थे तो मैंने आपको बता दी। अब आता है सबसे मेन चीज़, बायोट सेवर्ट लॉ, जिसको बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ की डिस्कवरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। एक बायोट थे, दूसरा सेवर्ट थे। इन लोगों ने डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हुई थी। जब हम एक वायर को मान लीजिए इस तरीके से, ये L हो गया, ये M हो गया, एक ये P पॉइंट है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी। ठीक है बच्चों, ये R डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक इसको A मान लीजिए, इसको V पॉइंट मान लीजिए। इसके बीच में जो थीटा एंगल बना, हमने यहाँ से I करंट सप्लाई किया, इन दोनों की डिस्टेंस हो गई मान लीजिए DL। इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dB। पूरी फील्ड इंटेंसिटी B रहती, लेकिन स्मॉल सरफेस है तो इसलिए इसकी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुई। ठीक है बच्चों, अब इनका कहना था, ये 1820 में डिस्कवरी की थी फ्रेंच साइंटिस्ट क्या नाम था, बायोट एंड सेवर्ट। इन दोनों ने मिलकर इस लॉ की डिस्कवरी की थी। तो इसमें क्या था, उन्होंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मान लीजिए करंट, अब यहाँ से जो वायर में से जो करंट सप्लाई हुआ है, इसमें जो इसकी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। इतना जिस ये सरफेस माना हमने, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। मतलब जितना अगर हम करंट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए अपनी पहली इक्वेशन। फिर उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, साइन एंगल बिटवीन द DL एंड P। इसके और इसके बीच में जो एंगल बना है उसके साइन एंगल के, मतलब DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये अपनी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फिर उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल सरफेस। मतलब जितना ज़्यादा हम सरफेस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है बच्चों, वो सीधी सी बात है, जितना हम अगर सरफेस अगर बढ़ाते जाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर हम घटाएंगे तो ये घट भी जाएगी। सो DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL, इस तरीके से। ये थर्ड इक्वेशन। अब इन्होंने सबसे मेन ये इक्वेशन थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मतलब ये P पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। ध्यान से देखिए, ये जो P पॉइंट था हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, तो इसकी जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। अब इन सभी इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिए। ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों,
ध्यान से देखिएगा, सभी इक्वेशन को एक बार चेक कर लीजिए। आई साइन थीटा डी एल आर स्क्वायर, इन सभी को कंबाइन करना पड़ेगा। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको मान लीजिए के लगा दिया, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ है किसके लिए? बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। अब आती है इनकी ऐसा यूनिट बताइए, सॉरी एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, मेन ये यूनिट है, इनके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहले अपन सीजीएस यूनिट करते हैं। सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू होती है 1। सो डी बी इक्वल टू के की जगह 1 रख दीजिए, तो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के की जगह हमें 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सबसे मेन होती है इसमें गॉस जरूर लिखना है, GAUSS, ये इसकी एसआई यूनिट है। गॉस के फॉर्म में, सीजीएस में गॉस के फॉर्म में होती है। किसकी एसआई यूनिट? बायोट-सेवर्ट लॉ की। फिर दूसरा है एमकेएस यूनिट। तो डी बी के की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई। ध्यान से दिख रहा है? बढ़िया। इसकी के की जगह ये पुट करेंगे, तो डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के की जगह μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये डी बी वेबर, डब्ल्यू बी से हम वेबर को शो करते हैं, और वेबर की स्पेलिंग WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इस चैप्टर में ये यूनिट है, एमकेएस यूनिट। किसकी? बायोट-सेवर्ट लॉ की। क्योंकि ये जो μ0/4 पाई है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है सारे न्यूमेरिकल को करने में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सबसे मेन था ये मेरा बायोट-सेवर्ट लॉ कराने का। ठीक है बच्चों, अब इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इनकी सिमिलैरिटीज़ करते हैं। सिमिलैरिटीज़, एक बात बताऊँ तो बच्चों, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पूछी जाती हैं किसके बीच में? कूलॉम्स लॉ में एंड बायोट-सेवर्ट लॉ में। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ ही पूछी जाती हैं, डिससिमिलैरिटीज़ कम होती हैं, इसलिए पूछी नहीं जाती। इसकी होती नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको सिमिलैरिटीज़ पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी पहली दोनों की सिमिलैरिटी होती है कि बोथ आर इनवर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर मान लीजिए कूलॉम्स लॉ में देखा था आपने कि 1/r² उसमें भी होता था। मतलब ध्यान से देखिए, F इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई r² उसमें भी था, और हमने यहाँ बायोट-सेवर्ट लॉ में भी देखा है 1/r²। मतलब दोनों में कॉमन चीज़ ये हो गई, ये फॉलो कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहला ये। फिर दूसरा था कि ये लॉन्ग रेंज, ठीक है बच्चों, फील्ड होते हैं, ये लॉन्ग रेंज फील्ड प्रोड्यूस करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों, ये फिर तीसरा है कि ये सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। इसके लिए कि जो थर्ड पॉइंट है, इन दोनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन का, वो दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, ये थी सिमिलैरिटीज इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसकी डिससिमिलैरिटी नहीं पढ़नी थी, लेकिन मैं आपको एक बता भी देता हूँ, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो इसकी एक डिससिमिलैरिटी ये होती है कि जो हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ, उसमें वेक्टर फॉर्म
इस्तेमाल होता है, मतलब ये जो डीएल है वो वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक। और जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, उसमें हमारा इस्तेमाल होता है चार्ज। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब बायोट-सेवर्ट लॉ में इस्तेमाल होने वाला स्मॉल सरफेस क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। ये वेक्टर फॉर्म होता है, इसके ऊपर ये एरो लगाए, मतलब वेक्टर फॉर्म है। और जो चार्ज होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। ये मेन थी इस चैप्टर की। अब आने वाले लेक्चर में अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, इसमें इसलिए एक ही कराया, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए।